हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? और अगर आ रही है तो शुरुआत करते हैं आज इस पेड क्लास की, जिसमें हम और आप जुड़े हुए हैं एक शानदार तरीके से। तो गीतांजलि जी, रश्मि जी, हमारे सारे यूट्यूब व्यूअर्स और हमारे शैलेंद्र, अभिषेक, मैं क्या आप सभी के लिए अच्छा एक चीज तो बता दूं भैया कि देखो, ये जो लेक्चर है ये हो कहां से रहा है। तो मैं अपने घर बैठ करके इस लेक्चर को बड़े ही आराम से आपके लिए लेने की कोशिश कर रहा हूं इस लेक्चर को। तो आई होप कि आपको मेरी आवाज भी जा रही होगी और क्लियर होगा कि भाई अब आशुतोष सर इस क्लास को लेंगे और ये क्लास अब आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कैप्टन जैक स्पैरो ने लिखा, यस सर, क्लास के लिए हम रेडी हैं। तो भाई ये है आपका 30 दिन का आरआरबी एनटीपीसी का पावर रिवीजन बैच, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पॉलिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे YouTube के व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें भी अपने मोबाइल पे जोड़ लेने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं उन्हें भी देख सकूं कि वो हमारे जो कमेंट हैं उसको देख पा रहे हैं या नहीं, इस चीजों को, ठीक है ना। तो मैं जरा सा उसे तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिएगा शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग इस शो को क्या कर सकें, यूट्यूब पे भी जाके देख सकें। क्योंकि मैंने कुछ आज ऐसा टेक्निकल पहलू जोड़ने की कोशिश की कि ये यूट्यूब पे भी क्या रहे, स्टूडेंट्स को दिखे। ये सेशन यूट्यूब पर भी मिलेगा, हाँ दोस्त, यूट्यूब पे भी मिलेगा। मैं उसी कोशिश में हूं, मैंने अपनी टेक्निकल टीम से बात भी किया है। इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि शुरू के 1-2 मिनट हम लोग थोड़ा सा दिक्कत फेस करें। और क्यों करें हम लोग ये दिक्कत फेस, उसका एक कारण हो सकता है। कारण ये हो सकता है यार कि ये एक मैंने प्रयोग किया है, ठीक है ना। ये मैंने एक प्रयोग किया है, कंटेंट देंगे। नहीं अंकित मिश्रा जी, ये 1-2 दिन के लिए है। अंकित परेशान मत हो, ये 1-2 दिन के लिए है। अब मैं वो देखना चाह रहा हूं कि ये जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी हद तक कामयाब है, ठीक है ना। कितने हद तक ये जो है ये पॉसिबिलिटी कामयाब है और कैसे होगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करेंगे इस चीज का और देखेंगे। अभी देखो मैं थोड़ा सा खुद रुका हुआ हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूं। आप लोगों को दिया कृपया है, मैं हीरो, ठीक है। आ, अ, तो यार ये YouTube पे क्यों नहीं आ रहा है, मैं इसके लिए अभी एक बार सर से बात करूंगा। सौरभ, मैं बिल्कुल सही हूं दोस्त, अभी मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। मैं अभी इस पे पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, थोड़ा सा 1-2 मिनट मुझे दे दो, मैं इसको सही करना चाह रहा हूं, देखना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं आ रहा है ये, ठीक है। मैं बात करता हूं अपनी टेक्निकल टीम से, ठीक है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से बात करना चाहूंगा कि क्या इशू जा रहा है, ठीक है। वैसे आप लोग के साथ तो मैं जुड़ चुका हूं, मेरे जितने भी पेड बैच के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग तो दोस्त बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है ना। लेकिन 1-2 मिनट दे दो, यदि अन्य लोगों का भी इससे भला हो जाए तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। मैं अभी पूछ लेता हूं, मैं अभी पूछ लेता हूं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, 1 सेकंड तक मेरी वॉइस रुकेगी। स्टूडेंट्स प्लीज वेट कर लीजिएगा। परेशान होंगे यूट्यूब वाले कि अरे आशुतोष सर का लेक्चर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे तो आपके लिए लाइव हैं, तो कम से कम पेड वालों का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये जो शुरू के 1-2 चीजें हैं,
राहुल कुमार, क्लास की टाइमिंग के लिए परेशान मत हो, मैं पढ़ाऊंगा तो दोपहर में ही, अभी मेरा शेड्यूल नहीं है। ये 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने शुरू में लगवा ली हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ठीक है, जब वो यूट्यूब पे चलेगा तो चलेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने इस सेशन को शुरुआत में ला देते हैं। ठीक है, यहां पे शुरुआत कर देते हैं। तो आई होप सभी लोग एग्री होंगे, और मैं जा रहा हूं अब सेशन की शुरुआत करने। और देखते हैं कि वेबसाइट बहुत स्लो है सर, कभी कभी बता रहा है नो लाइव पैक सब्सक्राइब। अच्छा कोई बात नहीं, वो सब वो होता रहता है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं सेशन की शुरुआत करने। और दोस्तों देखो, इंडियन पॉलिटी आज हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में हम लोग इसको किस तरीके से और कब पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी आज हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग का टॉपिक ये है कि भारत का संवैधानिक विकास, किस तरीके से भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास हुआ, वो आज हम लोग का टॉपिक है। ठीक है कि ये हम लोग का क्रैश कोर्स है, एनटीपीसी है, लेकिन हम लोग इसको लेके चलेंगे डिटेल में। आपको मैं बताऊं कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको हम लोग दो भाग में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक, जब सन 1600 ईस्वी में, सन 1600, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कौन सी आई दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में आगमन हुआ वो, और वहां से तब तक, जब तक कि 1857 का रिवोल्ट नहीं हो गया, विद्रोह नहीं हो गया, तो हम लोग के ऊपर राज कौन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसने भी हम लोग के ऊपर राज करने के लिए कुछ लॉ बनाए, कुछ नियम बनाए। ठीक उसी तरीके से मेरे भाई मेरे दोस्त, 1857 के बाद जब हम लोगों के देश में क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया, या फिर दोस्त विद्रोह हो गया। इस विद्रोह के बाद द क्राउन, द क्राउन से मतलब यहां पे समझ रहे हो क्या है, द क्राउन से मेरा मतलब है भाई यहां पे आपके ब्रिटिश संसद से, किससे मतलब है, ब्रिटिश संसद से। उसके बाद ब्रिटिश संसद का सीधा प्रभुत्व हो गया हम लोग के ऊपर। तो भारतीय संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है मेरे दोस्त, उसको हम लोग दो भाग में जाकर के पढ़ सकते हैं, दो भाग में जाकर के पढ़ सकते हैं। और दोनों भाग में जो पढ़ने की स्थिति है मेरे भाई, वो किस तरीके से है, वो कैसे जा रही है कि पहला तो ये कि जब ब्रिटिश, बहुत ध्यान से पढ़ना क्लास को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की, और दूसरा वो जब हम लोग के ऊपर अंग्रेज शासन किए, मतलब ब्रिटिश संसद। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है, आज का लेक्चर पूरे पॉलिटी का बेस है, इसलिए बड़े ध्यान से, ठीक है, पूरे पॉलिटी का बेस है। इसकी शुरुआत होती है दोस्त उस दिन से जब, यहां इस फ्रेश पेज पे बताता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस फ्रेश पेज पे आते हैं। ठीक है, तो फ्रेश पेज एक लेना पड़ेगा मुझे। ये रहा हमारा फ्रेश पेज, मान लीजिए। इसकी शुरुआत तब हुई दोस्त जब 1757 ईस्वी में, आप लोगों को याद होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ ना, प्लासी युद्ध। तो अंग्रेज इस समय तक कहां सिर्फ केंद्रित थे, बंगाल तक केंद्रित थे, सिर्फ बंगाल। फिर अंग्रेजों ने 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में दोस्त बक्सर का युद्ध लड़ा, कौन सा, बैटल ऑफ बक्सर युद्ध लड़ा। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने एक निर्णय लिया कि अगर ये भारत का, अगर हम लोग भारत के अगर भारत के इस पोर्शन को सिर्फ लें, किस पोर्शन को, इस जिधर उड़ीसा से लेके बंगाल तक का एरिया था, ये भारत का उस समय सबसे समृद्ध एरिया माना जाता था। और इधर बंबई पे भी इन्हीं लोग का कब्जा था, बंबई पे भी इन्हीं का कब्जा था, और इधर दोस्त मद्रास पे भी अंग्रेजों का ही कब्जा था। अंग्रेजों ने कहा कि जब हमारा भारत के बड़े बड़े तीनों प्रेसिडेंसी पे कब्जा है, बंबई पे भी कब्जा है, मद्रास पे भी कब्जा है, बंगाल पे भी कब्जा है, तो अब हम भारत पे शासन करना क्यों नहीं शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, उन अंग्रेजों के समर्थक लोगों ने कहा कि यस बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। और अब तब क्या स्थिति बनती है, स्थिति यह बनती है कि अंग्रेजों ने बोला कि अब हम लाएंगे अपने लिए नियम कानून, क्योंकि किसी पे भी शासन करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है, उसको मानसिक रूप से नियमों के पुलिंदा में, प्रोटोकॉल्स में बांध देना। तो यही किया अंग्रेजों ने, नियमों में हम लोगों को बांधने की कोशिश शुरू की। और इन नियमों को बांधने की कोशिश में उन्होंने दोस्तों समय समय पे कई रूल ले आए। क्या लाए, समय समय पे उन्होंने कई रूल लाए। फॉर एग्जाम्पल
कंपनी रूल उन्होंने जो सबसे पहला लाया दोस्त, वो कौन सा लाया? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। इसे आप क्या कहते हो? रेगुलेटिंग एक्ट। ये कौन ला रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी ला रही है। इसके अंदर के पॉइंट्स आपसे पूछेगा। इस रेगुलेटिंग एक्ट लाए, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाए। ये नियम लाइन बाय लाइन, ये सारे दोस्त क्या हैं? नियम है। अभी मैं इनको डिफाइन करूंगा, बस मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं कि देखो इतने नियम आए। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं दोस्तों। ये रेगुलेटिंग एक्ट पहला स्टेप था जिसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हम भारतीयों को कंट्रोल और रेगुलेट करना चाहा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे रेगुलेट करेगी? इसके लिए उस समय वहां का पीएम कौन हुआ करता था इंग्लैंड का? तो लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ इंग्लैंड का पीएम था और इसने एक कमेटी बनाई, इंग्लैंड में एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्रेट कमेटी। सीक्रेट कमेटी कह दें या फिर दोस्त इसको हिंदी में हम लोग कह दें गुप्त समिति। इसको हिंदी में क्या कह दें? गुप्त समिति। इस सीक्रेट कमेटी ने लॉर्ड नॉर्थ, जो कि इंग्लैंड का पीएम था 1773 में, उसको यह कहा कि सुनिए सर, आप भारतीयों को नियम बना करके दीजिए और सबसे पहला काम यह करिए कि जो आपका बंगाल का गवर्नर है उसको न सिर्फ बंगाल बल्कि उसको बंबई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी का क्या बना दीजिए? गवर्नर जनरल बना दीजिए। तो उसने कहा ठीक। दूसरा बताओ। तो पहला एक बात निकल के आई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? बंगाल में जो बैठता था फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम वहां की एक बिल्डिंग थी दोस्त, उस फोर्ट विलियम में बैठने वाले गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। और साथ ही साथ उसको बंबई या मुंबई का भी दोस्त एरिया दे दिया गया और मद्रास का भी एरिया दे दिया गया कि तुम यहां के संभालोगे। पॉइंट समझना, फिर मैं इसको समराइज भी करूंगा, परेशान मत होना। उसके अलावा दोस्त कहा गया, और इस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग नाम का व्यक्ति पहला गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का। ठीक है, अभी तक सिर्फ उसे गवर्नर कहा जाता था, अब वो क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन चुका था। और गवर्नर जनरल बंगाल का बनने वाला पहला व्यक्ति कौन हुआ? तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग हो गया पहला व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बना। उसके बाद दोस्त क्या हुआ? उसके बाद इस गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्य, कितने सदस्य? 4 सदस्य का एक टीम बना दिया गया कि गवर्नर जनरल की तुम लोग मदद करोगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में, सीएचएसएल में ऐसे पूछेगा कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा? तो आपका आंसर होगा 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल 3 प्रेसिडेंसी, नॉट ओनली बंगाल बट ऑफ कोर्स विथ मुंबई एंड मद्रास। ये पॉइंट आप क्लियर रखिएगा। 4 सदस्य इसमें थे। अच्छा, और दोस्त आपको यह भी बता दें, एक नए पद का भी सृजन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना, ये बंबई और मद्रास वाली बात लिख दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम से एक नए पद का शुरुआत किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो ये पॉइंट है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक कलकत्ता में क्या किया गया? कोर्ट की स्थापना की गई। एक कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना की गई। इस कोर्ट का एक मुख्य जज बनाया गया, जिस मुख्य जज का नाम क्या था? एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे। ठीक है, एलिजा इम्फे इसके मुख्य जज थे। इनके साथ दोस्त 3 और जज थे। एक जज का नाम था चैम्बर्स। हालांकि मैंने रेलवे के पेपर में जो नोटिस किया है वो ये नोटिस किया है दोस्त कि अक्सर बस इसी चीफ जज का नाम पूछता है। चैम्बर्स, हाइड और लिमेंस्टर। लिमेंस्टर ये 3 और जज थे, 1 2 3, और मुख्य चीफ जज कौन था? तो चीफ जज हुआ करता था एलिजा इम्फे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि आप ये बताइए, क्वेश्चन दोस्त आपसे ये पूछेगा कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई, उसके मुख्य जज कौन थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। उसके मुख्य जज कौन हुआ करते थे? तो उसके मुख्य जज हुआ करते थे आपके कौन भाई साहब? एलिजा इम्फे।
एक दो दोस्त लिख रहे हैं सर इंग्लिश में लिखो, दोस्त ऑलरेडी जो नोट्स है ना वो इंग्लिश में ही है, ठीक है। अगर इंग्लिश में नोट्स रहे, इंग्लिश में लिख दूं, इंग्लिश में समझा दूं, तो बैच बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं वालों के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है, ठीक है ना, दोनों भाषाओं के लिए। और ऑलरेडी इसमें सारी चीजें, ये तो नेम है यार, सचिन तेंदुलकर को इंग्लिश में भी सचिन तेंदुलकर ही बोलोगे, एलिजा इम्फे को भी इंग्लिश में एलिजा इम्फे ही बोलोगे, ठीक है ना मेरे भाई। एक बात समझना, मैंने खुद बीटेक एमटेक किया हुआ है, लेकिन मुझे इंग्लिश हिंदी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मुझे पता है ये सब नाउन है, एलिजा इम्फे चैम्बर्स हाइड लिमेस्टर, इनको इंग्लिश में भी यही बोलोगे, यही प्रोनाउंसिएट करोगे, यही लिखोगे, ठीक है ना। तो डोंट बोदर अबाउट देम। और आपके जितने भी नोट्स हैं सब इंग्लिश में है और हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद अब देखो हम लोगों ने अभी तक पेन कहां रख दिए यार, ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो ही जाता है। अच्छा, तो हम लोगों ने सर इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 3-4 चीजें पढ़ी कि वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, गवर्नर जनरल की काउंसिल एक बना दी गई जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई 1774 में, ये सारी चीजें हुई इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद दोस्त ये सारी चीजें हुई और उन्हीं बातों को दोस्तों यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे वही बातें हिंदी में लिख दी गई हैं। अब अगला 1773 में, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड नॉर्थ, उसने एक निर्णय किया था कि ध्यान से सुनना, ये पीएम ऑफ इंग्लैंड था, उसने निर्णय किया था कि जैसे ये 1773 में रूल आया तो हर 20 वर्ष पर हम भारत में रूल भेजते रहेंगे, पुराने रूल को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हमें नया क्या मिल रहा है, हमें नया क्या करना है। तो 1793 73 से अगला 20 वर्ष बाद तो 1793 आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लॉर्ड नॉर्थ ने जो कि पीएम ऑफ इंग्लैंड था निर्णय यही दिया था। लेकिन दोस्त आप अगला क्या देख रहे हो कि अगला कब आ गया 1784 में। अब आपका क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर क्यों आ गया, अभी तो आपने बताया कि इट कम आफ्टर ईच 20 ईयर, सो हाउ इट इज पॉसिबल दैट इन 1784 इट केम। दोस्तों उसके पीछे कारण था। कारण क्या था कि बीच में इंग्लैंड की सत्ता ही परिवर्तित हो गई। एक वहां व्यक्ति हुआ करते थे फॉक्स और एक व्यक्ति हुआ करते थे डंडास, ये दोनों नाम हैं। फॉक्स और डंडास की सरकार वहां पे थी। गवर्नमेंट किसकी थी इंग्लैंड में? फॉक्स और डंडास की। इन दोनों ने भारत के मुद्दे पे वहां की संसद, इंग्लैंड की संसद, जैसे हमारे यहां लोकसभा राज्यसभा है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब इसी को कुछ लोग कहेंगे सर इंग्लिश में लिख दो, LORDS लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, और COMMONS लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, HOUSE लिख दूंगा और ऑफ लिख दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस फॉक्स और डंडास की सरकार थी और ये बात है दोस्त 1784 की। इन लोगों ने इंडिया के मैटर पे एक बिल लाया, एक विधेयक लाया, लेकिन वो विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फेल हो गया। जब भी कोई बिल गवर्नमेंट के द्वारा संसद में लाया जाए और वो पास न हो सके, फेल हो जाए, तब पूरे के पूरे सरकार को रिजाइन करना पड़ता है या फिर इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के मुद्दे पे किसी विदेश में बैठी सरकार गिर जाना ये पहला एग्जाम्पल था। तो डंडाज और फॉक्स की जो गठबंधन की सरकार थी वो गिर गई और इंग्लैंड में हो गया चुनाव। अब जब इंग्लैंड में चुनाव हुआ तो 1784 में एक नई सरकार बन के आई, एक नई गवर्नमेंट बन के आई। और आपको यह पता होगा जो नई गवर्नमेंट आती है वो पुरानी गवर्नमेंट के नीतियों के खिलाफ हो जाती है। तो पुरानी गवर्नमेंट ने क्या नियम लाया था कि हम 1773 में एक रूल लाए हैं इंडिया के लिए, अब हम लाएंगे 20 साल बाद 1793 में। तो नई गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, हम ठीक है कि 20 साल बाद लाएंगे लेकिन हम कुछ सुधार करना चाहते हैं। तो दोस्तों सुधार के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के बाद दोस्त
अगला जो आया सुधार के नाम पे 1784 आया। मात्र एक बात समझाने के लिए कि अगला 20 वर्ष बाद क्यों नहीं आया, मैंने आपको ये स्टोरी बताई, मात्र एक बात समझाने के लिए। अब जरा यहां पे समझना, ठीक है, अब जरा यहां पे दोस्तों समझना कि क्या होगा। तो ये चीजें जरा आप समझने की कोशिश करना कि इसके आगे मैं आपको और क्या बताना चाह रहा हूं। अब पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने क्या किया, देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ई से ईस्ट, आई से इंडिया, सी से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दो तरीके के मैटर देखने हो रहे हैं। एक बिजनेस वाले, जिनको आप क्या कह सकते हो, व्यापारिक मुद्दे, और एक इनको देखने पड़ रहे हैं पॉलिटिकल, जिन्हें आप क्या कह सकते हो, राजनैतिक। दो तरीके के मुद्दे देखने पड़ रहे हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अंग्रेजों ने एक काम किया कि एक नए पद का सृजन किया, ठीक है ना, एक नए पद का सृजन किया कि कॉमर्शियल काम अलग रहेंगे, पॉलिटिकल काम अलग रहेंगे। और इन कॉमर्शियल और पॉलिटिकल को देखने के लिए इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कॉमर्शियल को देखने के लिए निर्देशक मंडल, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल लाया, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कॉमर्स, बट न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए लाए, ये लाए दोस्तों राजनैतिक मुद्दे देखने के लिए, युद्ध वगैरह देखने के लिए, राजनैतिक। सर यहां का क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्त, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने व्यापारिक और राजनीतिक मुद्दों को अलग कर दिया। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आपका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1785। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पद का सृजन, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर मतलब नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल पद का सृजन अंग्रेजों ने किस एक्ट के तहत किया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1784। और दोस्तों इसी के तहत अंग्रेजों ने इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की। कहां, इंग्लैंड में कोर्ट, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछे कि किस एक्ट के तहत इंग्लैंड में कोर्ट स्थापित हुआ, तो योर आंसर शुड बी व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना हुई। और यही नहीं दोस्त, ये इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना करनी क्यों पड़ी, करनी इसलिए पड़ी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को यह लग रहा था कि जो हमारे लोकल अधिकारी भारत में काम कर रहे हैं वो गिफ्ट के नाम पे क्या ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं आपके, और ये गिफ्ट के नाम पे या घूस ले रहे हैं तो ज्यादा वो टैक्स भारतीयों से नहीं ले रहे हैं। इसलिए दोस्त पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इन्होंने गिफ्ट को क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया या प्रतिबंधित। प्रोहिबिटेड मतलब रोकना, बंद करना या रोक लगाना, प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है ना, प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपको तीन बातें याद रखनी है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद का सृजन हुआ, उसके अलावा इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना हुई, उसके अलावा इंग्लैंड के अधिकारियों को भारत में गिफ्ट लेने से रोक दिया गया। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये उसका हिंदी में लिखा हुआ सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से तो आपको तीन ही बातें याद रखनी है कि भैया गिफ्ट इसमें प्रतिबंधित हो गया, शॉर्टकट में सुनो, इंग्लैंड में कोर्ट बन गया, एक बात ये हो गया, दो बातें हो गई सर, और सर एक नया पद बन गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये एक नया पद बन गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ये तीन बातें इससे आपसे पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। उसके बाद दोस्त ये 786 वाला जो आया ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके लिए हम लोग इसको पढ़ें। ये मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए डाल दिया है। हम लोगों को पढ़ना है 1793। देखो 1773 में चार्टर एक्ट आया था, मजबूरी में ये बोले कि हम हर 20 वर्ष पे नियम लाएंगे अंग्रेजों ने, लेकिन इन्होंने मजबूरी में 1784 में लाया। तो 17 के बाद 1793 ठीक 20 वर्ष के बाद था, तो इन्होंने अपने वादा को निभाने की कोशिश की और चार्टर एक्ट 1793 लाया। सर इस चार्टर एक्ट में अंग्रेजों ने क्या लाया और कैसे लाया, अब जरा समझिएगा। इस चार्टर एक्ट में अंग्रेजों ने दोस्त एक ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, और वो महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बता रहा हूं। ये सब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
एक ही आपसे रेलवे के पेपर में पूछता है, और वो क्या पूछता है, वो आपसे ऐसे पूछेगा कि इंडियन रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू, अब इसका मतलब क्या हुआ सर, भारतीय राजस्व पूछता है। एक क्वेश्चन आज तक आया है दोस्त, वो एक क्वेश्चन में चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, मैं बता दे रहा हूं, पूछेगा किस चार्टर एक्ट के तहत इंग्लैंड के अधिकारियों को भारत से सैलरी देना जाना शुरू किया। जैसे मान लो हमारा कोई कर्मचारी है या आपका कोई कर्मचारी है, वो अमेरिका में नौकरी कर रहा है, वहां आपका बिजनेस है, तो उसके अकाउंट में आप यहां से 30 दिन पूरा होने पे उसकी आप सैलरी भेज रहे हो। फिर आपको लगा यार अमेरिका से पैसा तो हम मंगा ही रहे हैं हर महीने बिजनेस का, तो उससे कह दें कि वो जैसे 100 रुपए अमेरिका में कमाया, 10 रुपए उसकी सैलरी है, तो वहीं पे लेके हमें 90 रुपए ही भेजे ना। हमें एक बार जब पैसा मेरे पास आ जाएगा तो जाएगा नहीं। यही चीज चार्टर एक्ट के तहत नियम के रूप में इंग्लैंड वालों ने हम भारतीयों के ऊपर थोप दिया। बोला कि देखो जितना भी बिजनेस कर रहे हो उसी बिजनेस में से तुम लोगों की सैलरी दी जाएंगी। मतलब जो आपका वेतन है वो कहां से दिया जाएगा, वेतन मतलब सैलरी, जो वेतन वगैरह है वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। ये सीधी सीधी बात रही, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि किस चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों ने अपनी सैलरी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सैलरी भारतीयों के रेवेन्यू से देना शुरू कर दिया। तो आपका सिर्फ एक आंसर होगा 1793। इस एक बात के अलावा दोस्त इससे और कुछ नहीं पूछा, ठीक है, इससे और कुछ नहीं पूछा। अब 1793 के बाद दोस्त फिर 20 वर्ष बीता, और 20 वर्ष बीता तो अंग्रेजों ने कहा भैया आप फिर नियम को रिन्यू करना है। तो 20 वर्ष के बाद इनका क्या जाएगा, अगर आप 1793 में देखो तो 20 वर्ष के बाद क्या जाएगा 1813, और आ गया 1813 में नया रूल है। अब सर इसमें क्या क्या हुआ दोस्त, इसमें दो चीजें, 2 से 3 पॉइंट 1813 के चार्टर एक्ट से दोस्त 3 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनकी की कोई कल्पना नहीं है। पहला आपको बता दें, सबसे पहला पॉइंट, और उसके अलावा दोस्त ये दूसरा ये वाला पॉइंट, और ये मतलब ये तीनों पॉइंट एग्जाम में अक्सर पूछे हुए हैं। अब मैं इनको हिंदी में डिफाइन करूंगा, बताऊंगा आपको। देखो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने ये कहा, अब जैसे मान लो एक मेरी 2 मिनट की स्टोरी सुनना। मान लो कि रिलायंस इंग्लैंड में जाके या अमेरिका में जाके खूब बिजनेस कर रही हो। अब बिजनेस करेगी तो रिलायंस कंपनी को भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। वो मोदी जी को पता चलेगा कि अरे बाप रे बाप, ये रिलायंस वाले अमेरिका से इतना कमा रहे हैं, जब ये हमको टैक्स के रूप में रोज 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो ये कमा कितना रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की हो सकता है निगाहें रिलायंस के ऊपर बन जाएं कि अगर मैं रिलायंस को हटा करके, या फिर जैसे रिलायंस अमेरिका में बिजनेस कर रही है तो हमको रोज 20 करोड़ रुपए दे रही है टैक्स के रूप में, इसी तरीके से मैं बिरला टाटा सबको भेज दूं अमेरिका कि तुम लोग भी जाओ बिजनेस करो, तो वो लोग भी मुझको 20-20 करोड़ रुपए देंगे। मतलब रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन इंडिया का बढ़ जाएगा। ठीक यही बात इंग्लैंड के राजा के क्राउन के मन में भी थी, ठीक यही बात उसको लगता था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी वहां की एक प्राइवेट कंपनी थी दोस्तों, वो कोई अंग्रेज उनको मत मानना। जैसे भारत में एक रिलायंस कंपनी है वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक वहां की कंपनी थी। अब जरा पॉइंट को समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर मान लो 20 करोड़ डॉलर 20 करोड़ डॉलर डेली दे रही हो टैक्स, तो इंग्लैंड की जो क्राउन थी, जैसे हम अपने देश की पार्लियामेंट कहते हैं ना, संसद कहते हैं ना, इसी तरह इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग क्राउन के नाम से उस समय जानते थे। इंग्लैंड की क्राउन को लगा कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, हम अपनी ए बी सी डी ई एफ जितनी कंपनी है हमारे देश में हम सबको भेज दें, अगर इंग्लैंड भारत बिजनेस करने के लिए सब हमको 20-20 करोड़ देंगे। यही सोच करके इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। मोनोपोली मतलब मतलब दोस्त व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया।
मतलब अब भारत में इंग्लैंड से सिर्फ एक कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, अब और 10 कंपनी भी बिजनेस कर सकती थी जितनी भी चाहे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कोई छोटी कंपनी तो थी नहीं, तुरंत उसने इंग्लैंड में अपना विरोध दर्ज करवाया, कहा कि ठीक है तुम 10 कंपनी भेज दो भारत में बिजनेस करने के लिए, लेकिन 2 ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पे सिर्फ हम बिजनेस करेंगे। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने बोला कौन से 2 मुद्दे? उसने कहा एक चाय का बिजनेस, टी का बिजनेस, और एक चीन के साथ बिजनेस। चाय का बिजनेस और चीन का बिजनेस ये एक्सेप्शन रहेगा, ये अपवाद रहेगा। इन 2 चीज का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी सारी आप किसी से भी करवा लो। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने कहा यस आई एम ओके, मैं तैयार हूं इस चीज के लिए। तो दोस्तों एक पॉइंट हम लोग को अभी तक मिला चार्टर एक्ट से। आपसे सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछेगा कि किस चार्टर एक्ट के तहत मेरे भाई ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्त हो गई? तो योर आंसर शुड बी 1813। आई होप क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना? जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं जा रही यार? क्योंकि मैं ना खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं खुद एक एवरेज, तो मुझे लगता है इतना क्लियर करो ना कि मतलब आप लोग का 1 रुपया बर्बाद ना हो यार। मुझे उसका मतलब एक एक रुपए की कीमत करनी पड़ती है, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, तो आई नो वेरी वेल कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इवन 1 कॉइन, 1 रुपए की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब जरा समझना दोस्त, तो यहां अभी मैं इसका लास्ट भी करूंगा, आपको डिटेल भी इसका बताऊंगा। ये हुआ इंग्लैंड वालों को, आदमी चाहे जितना पढ़ लिख ले अपना धर्म नहीं छोड़ पाएगा, हिंदू मुसलमान ईसाई कोई भी हो नहीं छोड़ पाएगा। इंग्लैंड भी इससे अछूता नहीं था। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन जो है, क्रिश्चियन मिशनरीज, अब इनको लगने लगा कि भारत में ईसाई धर्म भी फैलाना है, ईसाई धर्म, तो इन लोगों ने ईसाई धर्म प्रचार भी इसी एक्ट के तहत, क्या ईसाई धर्म प्रचार का छूट प्रदान कर दिया भारत में, ठीक है ना? मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार ईसाई धर्म प्रचार शुरू हुआ, क्रिश्चियनिटी शुरू हुई, प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन शुरू हुआ। तो दोस्त याद रखना, प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन शुरू हुआ ईसाई धर्म से, ठीक है? अब जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, अब हम लोग को दोस्त 2 पॉइंट मिल गए। सर पहला पॉइंट आपने बताया कि व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए, व्यापारिक अधिकार समाप्त, ठीक है, अधिकार समाप्त। लेकिन ब्रैकेट में सर एक चीज लिखना जरूरी है, चीन और चाय, अब तो आप लोग को याद ही रहेगा, चीन और चाय के सिवाय, ठीक है? सर दूसरा आपने इसमें एक पॉइंट बताया कि ईसाई धर्म प्रचार शुरू, ठीक है, ईसाई धर्म प्रचार शुरू। तो सर हम लोग आंसर कर देंगे जब भी पेपर में पूछेगा कि किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई धर्म प्रचार शुरू हुआ, तो 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त हुआ, तो आप कह दोगे सर इसके, और चीन और चाय के साथ उसका मेंटेन था। तीसरा पॉइंट, भारतीय लोग अब यहां पे जैसे मान लो हम ऐसे बैठे हुए हैं, अब हमको अंग्रेजी नहीं आती, कोई अंग्रेज हमसे आकर कह रहा है कि आशुतोष प्लीज ब्रिंग मी 1 कप ऑफ टी, तो हम लोग वो मजाक में नहीं कर देंगे तू कपटी, तेरा बाप कपटी, मैं काहे कपटी? भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि प्लीज ब्रिंग 1 कप ऑफ टी, हमको तो यही लगेगा ये अंग्रेज हमको कपटी बोल रहा है, तो हम बोल ही देंगे कि भाई तुम्हारी मौसी बुआ नानी सब कपटी, हम क्यों कपटी? पॉइंट गेट इट? अब अंग्रेजों को यही दिक्कत आ रही थी, वो अपने धर्म के बारे में, अपने काम के बारे में भारतीयों को अंग्रेजी में समझाते थे। अब भारतीय इधर कान में उंगली डाल के हाँ हाँ सही कह रहे हो, एकदम लल्लन टाप बात कर रहे हो, हाँ कुछ कह तो रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ऐसे भारतीय भी। तो ये अंग्रेज मजबूर हो गए भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने के लिए। अब मजबूर होकर के इन अंग्रेजों ने कहा हम अपनी तरफ से फीस देंगे तुम्हारी, हम अपनी तरफ से अंग्रेजी सीखने आओगे तो तुम्हें दोपहर का खाना भी देंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा भी देंगे, लेकिन भैया हाथ जोड़ रहे हैं थोड़ा सा अंग्रेजी सीख लो, नहीं साला 1 कप ऑफ टी पानी में तुम लोग पूरे खानदान को गाली दे के रख देते हो। ऐसी स्थिति में दोस्त ये चौथा वाला पॉइंट देखो, फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज वेयर ग्रांटेड फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च, ठीक है ना, 1 लाख रुपया खर्च शिक्षा पर। तो दोस्तों आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, अंग्रेजों ने
किस चार्टर एक्ट के तहत पहली बार 1 लाख रुपया खर्च करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1813। तो तीनों पॉइंट इसके याद रहेंगे, यही सारे पॉइंट पूछेगा, बस ये 3 याद करके जाना, पहला, तीसरा, चौथा। नंबर गारंटेड है, नंबर गारंटेड है, और ये कोई कठिन वठिन नहीं है यार, हम लोग पढ़ते नहीं है ना, इसलिए ये कठिन लगता है। अगले पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं ना? चलिए अगले में जाते हैं दोस्त। अब इसके बाद यार पता नहीं खांसी क्यों आने लगी, मतलब अब देखो यही सब लाइव क्लास की दिक्कत है कि गुरुजी है, अब उठ के पानी पीने जाए तो बेइज्जती, अरे बाप रे बाप, गड़बड़ा गया मैटर, ये सब हटाओ हटाओ। अब दोस्त हमने आपसे पहले ही कहा था कि 1773 में रूल आया, फिर ये लोग 93 में भी लाए, फिर दोस्त ये लोग 1813 में भी लाए, तो फिर 20 साल बीता तो 1833 में ही आएगा ना। खुद देखो पिछला वाला कब है, 1813, और वो तो 1773 में ही डिसाइड हो गया था कि हर 20 साल के बाद एक नया नियम लाएंगे, तो लो अगला नियम 1833 में। ये ईयर याद करने में दिक्कत होती थी ना, आई होप कि अब ईयर याद करने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए ना, ईयर याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ले रहे, तो अब बता रहा हूं अगला आपको पॉइंट। अब देखो जरा मेरे भाई, तो ये चार्टर एक्ट का 1823, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सर? हाँ मेरे भाई, अब इसमें सुनो कि क्या इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग चार्टर एक्ट को ना हिंदी में क्या कहते हैं? राजलेख। हिंदी में क्या कहते हैं? आगे हिंदी में दिया है, ठीक है, लेकिन अब इस चार्टर एक्ट में देखो भाई, इंग्लिश में यहां दिया हुआ, मैं हिंदी में यहां कर दे रहा हूं। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ दोस्त कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्यों? क्योंकि यह पॉइंट खूब पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक पॉइंट तो यह पूछता है। दूसरा दोस्त, इसी चार्टर एक्ट के तहत तुम लोग को याद है, हम लोग दोस्त अभी पिछले वाले में पढ़े थे कि कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया, लेकिन चीन के साथ चीन और चाय का व्यापार समाप्त नहीं हुआ था 1813 वाले में। अब देखो 1833 वाले में क्या किए, कहा कि अब टोटल अधिकार समाप्त। 1833 में संपूर्ण, मैं संपूर्ण या कंप्लीट वर्ड का प्रयोग करूंगा, संपूर्ण अधिकार समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 में तो अपनी बात मनवा ली थी, किससे? इंग्लैंड के गवर्नमेंट से, कि नहीं नहीं चीन के साथ हमारा बिजनेस जारी रहेगा, चाय के साथ हमारा बिजनेस जारी रहेगा। 1833 में इंग्लैंड वालों ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी चुप हो जाओ, जितना कह रहे हैं उतना करो, और नहीं तो तुमको उठा के पटक देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या लेगी? आज आप मानते हो कि नहीं कि यदि भारत सरकार चाह ले तो 1 मिनट में रिलायंस इंडस्ट्रीज को बंद करवा देगी। भाई सरकार के आगे किसी की चलती नहीं है, बस सरकार चाह तो ले एक बार। तो दोस्त उसी तरीके से 1813 में इंग्लैंड की सरकार ने कहा ठीक है चीन और चाय का बिजनेस करो, लेकिन जब इंग्लैंड की गवर्नमेंट को यह लगा 1833 आते आते तक कि यार अगर चीन और चाय का बिजनेस भी अन्य कंपनियों को दे दें तो और टैक्स मिलेगा, तो फिर ये इसका संपूर्ण अधिकार समाप्त करो ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा नौटंकी कर रही है, इसकी नौटंकी ही समाप्त कर दो। इसको बोलो कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी अब तुम व्यापार का काम करोगे ही नहीं, अब तुम सिर्फ काम करोगे दस्तावेजों का, अब तुम सिर्फ काम करोगे डॉक्यूमेंटेशन का। गॉट इट द पॉइंट? कि अब सिर्फ तुम डॉक्यूमेंटेशन का काम करोगे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी कि तुम अब ये करो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वही कटोरा लेके भीख मांगने वाली स्थिति में आ गई कि अरे यार अब तो गवर्नमेंट ही कह दी, हम करें क्या? तो अब तुम भाड़ में जाओ, तुमसे हमसे क्या मतलब। को मैं मेजर पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं, एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे। और दोस्त 1833 वाले में एक पॉइंट और हम लोग याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण अधिकार समाप्त, ठीक है ना, संपूर्ण अधिकार समाप्त, याद रहेगा सभी को, यह भी इसी के तहत हुआ, संपूर्ण अधिकार समाप्त। अब चीन चाय की बात ही खत्म। साथ ही साथ दोस्त एक और चीज हुआ कि ठीक है, ये 2 पॉइंट बस याद रखो, 2 पॉइंट इससे। 1833 के बाद फिर 20 साल बीता, और अगर 20 साल बीतेगा तो फिर नया नियम आएगा, और नया नियम आ गया 1853।
नया नियम आ गया 1853 में। सर इसमें क्या आया? देखो इसमें ये लिखा तो 36 चीजें हैं, लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊं कि इस 1853 चार्टर एक्ट के तहत मैं आपको सिर्फ दो बात याद रखने को कहूंगा, जो आपके लिए रेलवे के लिए, आपको पीएचडी नहीं करना है पॉलिटी पे, सिर्फ दो बातें याद रखना। अच्छा, आज आपको नौकरी लेना है तो एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी एग्जाम दे रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क दे रहे हो, नेट का एग्जाम, पीएचडी का एग्जाम, 36 एग्जाम है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1853 से पहले जो पद दिए जाते थे वो दिए जाते थे वंशानुगत। आपके पिताजी जिस पद पे काम कर रहे हैं वही पद आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, वही पद आपको। तो इस हिसाब से अब तुम लोग सोच लो कि तुम लोग के दादा परदादा क्या करते थे, वही नौकरी, अगर ये 53 वाला चार्टर एक्ट ना आता तो वही नौकरी आपको मिलती, सेम नौकरी आपको मिलती। अब जरा मेरा पॉइंट समझना मेरे भाई, वो कैसे दोस्त, इसमें पहले तो पॉइंट समझ लो। सर क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा भारत में प्रतियोगी परीक्षा, मतलब मेरे भाई कंपटीशन की शुरुआत किससे हुई? प्रतियोगी परीक्षा शुरू, ठीक है ना, भारत में प्रतियोगी परीक्षा शुरू। कुछ पदों के लिए शुरुआत में अंग्रेजों ने ही ये लाया कि प्रतियोगिताएं होंगी, कंपटीशन होगा, उसके बाद क्या दिया जाएगा? नौकरी दिया जाएगा, वंशानुगत सिस्टम समाप्त। तो आपसे रेलवे एसएससी के पेपर में, सीडीएस के पेपर में पूछता है कि बाय विच चार्टर एक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो मुझे यह तो नहीं पता कि पढ़ाई किसने बनाई, लेकिन मैं आज आपको एक बात बता देता हूं कि यह कंपटीशन कौन लाया जमाने में, तो अंग्रेजों ने लाया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत लाया। तो आज तुम लोग को एक बात का तो जवाब मिल गया होगा कि सर ये कंपटीशन किसने लाया, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज, तो ये सारी चीजें हुई। अब आगे बढ़े इससे, बट टाइम टेबल 7 PM से मेरा क्लास है। दीपेंद्र ये 2 दिन के लिए क्लास चल रही है। दीपेंद्र कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये टाइम टेबल अलग क्यों है? दीपेंद्र बस ये 2 दिन के लिए 7 बजे चलेगी, 2 या 3 दिन, बाकी आपका जो इस पेड बैच का शेड्यूल है ना उसी हिसाब से क्लास चलेगी। उसके लिए दीपेंद्र परेशान मत हो, कोई भी परेशान ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, क्योंकि यार देखो उसके लिए पैसा दियो, इन सारे क्वेश्चंस के लिए नहीं। मैं लास्ट में आपकी सारे क्रॉस क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, आप लोग अपने क्वेश्चंस कहीं नोट कर लो मेरे भाई, और लास्ट में जिसकी जो भी समस्या है, इंग्लिश की, हिंदी की, सर ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो, वो सब मैं आंसर करूंगा। लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया, अब यही चीज यहां इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों है यार, कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आप लोगों को, ठीक है, तो परेशान मत हो यार, ठीक है। तो आप लोगों को 1853 में मैंने कहा कि बस एक पेन कहां रख दिए, ये रख दिए। 1853 में एक बात आपको ये रखना है कि प्रतियोगी परीक्षा शुरू, और 12 मेंबर मतलब 12 सदस्य, 12 मेंबर मतलब 12 सदस्य का ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत हुई। विधान परिषद आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि अ 12 मेंबर लेजिस्लेटिव, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्टेड बाय विच चार्टर एक्ट? योर आंसर शुड बी बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किस एक्ट के तहत किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। अब देखो यहां पे एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बड़ा ट्विस्ट क्या आता है? अभी तक इस चार्टर एक्ट के बाद दोस्त सारे नियम अभी तक किस किस नाम से रूल आ रहे थे? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से आपने पढ़ा, चार्टर एक्ट के नाम से पढ़ा, अमेंडमेंट एक्ट के नाम से आपने पढ़ा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। अब देखो ईस्ट इंडिया की जगह लिख दिया क्राउन रूल, 2 भाग में इसको पढ़ना था। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1857 में भारत में क्या हो गया? रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट हुआ तो देखो क्या मजा आया, बड़ा ध्यान से सुनना, यहां एक कहानी है, यहां एक इंफॉर्मेशन है। हर जगह पढ़ाई नहीं, नॉलेज भी होना चाहिए। देखो हुआ क्या कि आप लोगों को याद हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में आई थी, पॉइंट गेट इट।
और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 में रूल आया, फिर 1793 में भी रूल आया, फिर 1813 में भी रूल आया, फिर 1833 में भी रूल आया, फिर 1853 में भी रूल आया। इतने सारे रूल आते गए और इस बीच में इस ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशन किसके साथ बिगड़ते चले गए? क्राउन के साथ बिगड़ते चले गए, जो इंग्लैंड का मेन मालिक था। और क्यों बिगड़ते चले गए? क्योंकि इंग्लैंड की क्राउन को ज्यादा पैसा चाहिए था, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं खलने लगी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटाना चाहता था। इसीलिए आपको याद हो तो 1793 में इन्होंने एक नए पद का भी सृजन किया था। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स था ही था, लेकिन साथ ही दोस्त 93 में 1793 में ही मेड क्राउन मेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और डायरेक्टर का काम क्या था? डायरेक्टर का काम था व्यापार देखना, जबकि कंट्रोलर का काम क्या था? युद्ध और राजनीतिक मुद्दे देखना। अभी पॉइंट समझो, देखो मैं इसको अभी तुरंत पलट दूंगा। और ये जो राजनीतिक मुद्दे देखने के लिए 6 सदस्य कौन नियुक्त करता था? इंग्लैंड का राजा जो क्राउन में बैठा रहता था, या रानी। और ये 6 सदस्य कहां बैठते थे? इंग्लैंड में बैठते थे। बिजनेस वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भारत में बैठते थे। अब देखो कैसे ट्विस्ट आता है। 1853 के बाद क्या हुआ कि 1857 में भारत में विद्रोह हो गया। जैसे ही विद्रोह हुआ, इंग्लैंड में बैठे महारानी मतलब क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भैया अब तो तुमको भारत में रुकना ही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा क्यों नहीं रुकना है? उसने कहा तुम्हारी चक्कर में इतना बड़ा भारत में विद्रोह हो गया और तुम बात करते हो कि अभी तुम भारत में रहोगे, तुम्हारी वजह से हम इंग्लैंड के क्राउन का सत्ता की बेइज्जती हो रही है वर्ल्ड लेवल पे। ईस्ट इंडिया कंपनी कहा इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। आपने तो सर 1793 में एक रूल बनाया, कहा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर रहेंगे। कंट्रोलर का काम था युद्ध देखना, और ये कंट्रोलर बैठे कहां थे? इंग्लैंड में बैठे हुए थे। और ये किसके अधीन थे? तो रानी के अधीन थे। रानी किसके साथ थी? तो क्राउन के साथ थी। तो अगर विद्रोह, हम लोगों को तो सिर्फ व्यापार देखने को बोला गया था ना, बिजनेस देखने को बोला गया था ना। और अगर इंडिया में ये विद्रोह हुआ, ये युद्ध हुआ, तो इसके लिए हम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले दोषी नहीं हैं, आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोषी हैं। वो क्यों नहीं सूचित किए कि भारत में इतना बड़ा विद्रोह होने वाला है? आप इंग्लैंड वाले ये कहो ना कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को भारत से हटाना चाहते हो। आपकी नीयत खराब है, आप चाहते ही नहीं हो कि हम बिजनेस करें भारत के साथ। पहले आपने हमारे बिजनेस को रोका, हमने किसी तरह चीन और चाइना चाय के साथ अपने बिजनेस पे बनाए रखा। फिर आपने 1833 में कहा तुम आपको कोई काम करना ही नहीं है, और आज आप कह रहे हो कि भारत में विद्रोह हो गया तो उसकी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की है, किसी और की नहीं है। खैर दोस्तों, वाद विवाद बहुत हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड के बीच में, लेकिन वो जाके सेटल कहां हुआ? वो जाके बात कहां बनी? वो जाके बात बनी किस बात पे? तो सिर्फ एक बात पे बनी कि इंग्लैंड ने अपनी बात मनवा ही ली और ईस्ट इंडिया को कंपनी को कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, भाग जाओ यहां से। और उस समय जब 1858 और 57 में विद्रोह हुआ तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था पामस्टन। ये इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री था। पूछता है कि ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट who was the prime minister of England? Then your answer should be Palmerston. Palmerston was the PM of England during the revolt of 1857. Get it the point? अगर देखो बेटा क्लियर ना हो ना तो मुझसे लास्ट में जरूर कहना, मैं अपनी एक एक क्षमता लगा देता हूं, जितना बेहतर समझा सकता हूं कोशिश करता हूं कि भाई आपको समझ में आना चाहिए ये लेक्चर, ठीक है ना। आपने इसके लिए पैसा दिया है यार, और जानते हो पैसे की वैल्यू शायद आप नहीं समझ पाओगे दोस्त। हम लोग के मदर और जो फादर होते हैं ना, वो इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझते हैं। हम लोग को क्या मांगे, मम्मी पापा से दे दिए, हो गया, ठीक है। अब देखो ये इंग्लैंड वाले अच्छे से समझते थे, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी को लंका लगा दी कि चल किनारे हट तू। खैर ओवरऑल अब देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ठीक है ना। अच्छा मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ना टाइम वो हो जाएगा। अब देखो दोस्त इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया। अब देखो तुम लोग न चार्टर एक्ट नाम है, न रेगुलेटिंग एक्ट नाम है, अब नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत शासन अधिनियम, अंग्रेज शब्दों से भी खेले। वो क्या किए कि अब भारतीयों के लिए भारत जैसा नाम रखने लगे ताकि भारतीयों को लगे अरे वाह ये तो मेरा है। इसी समय दोस्त
ये वाला पॉइंट याद रखना, गवर्नर जनरल ऑफ को क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, और पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। इसके तहत आपसे बस 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये पूछेगा कि कंपनी का शासन कब समाप्त, कंपनी शासन समाप्त कब हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ, तो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत कंपनी का शासन समाप्त हुआ। दूसरा बात, एक बात ये याद रखना, और एक और बस बात, कि गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया कहा गया दोस्तों, किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। याद रहेगा, मेमोराइज कर लोगे ना? हाँ, अच्छा, उसके अलावा दोस्त, और इस तरीके से भारत देश के ऊपर अब सीधा कंट्रोल किसका आ गया। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि बाय विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आर एक्ट ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार का सीधा कंट्रोल भारत पे हो गया, तो आप कहोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन का सीधा कंट्रोल भारत पे हो गया। यहां से 3 क्वेश्चन बस बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो, आप लोग इसी बैच में पढ़ रहे हो, आपके जो भी दोस्त अभी तक इसको ज्वाइन न किए हो, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, Y182 इस कोड का प्रयोग करें, जो मेरा कोड है दोस्त। करीब करीब 72% ऑफ चल रहा है, और उन लोग दोस्तों को सभी लोग ज्वाइन कर लो दोस्त, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता है कि YouTube पे इतना डिटेल जाकर के अच्छे से पढ़ा पाए, ये आप भी महसूस करोगे। तो दोस्तों Y182 कोड का प्रयोग करके इस बैच के साथ जुड़ जाओ, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि भाई मजेदार चल रहा है, 30 दिन में आशुतोष सर एक एक चीज दोहरवा लेंगे, सारे फैकल्टी एक एक चीज दोहरवा लेंगे, ये बात देख लेना, गारंटी दे रहा हूं आपको। चलो, अब दोस्त 1858 के बाद जो अगला रूल आया, 1858 के बाद दोस्तों जो अगला आया वो कौन सा आया मेरे भाई, तो वो आया आपके 1861। 1861 में आपको बस 3 बातें याद रखनी है। 1861 में सर कौन कौन सी, दोस्त मैं यहां पे वो तीनों बातें लिख देता हूं, ठीक है। 1861 में भारत में एक चीज स्टार्ट हो गई, और वो क्या हो गई, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा, मंत्रिमंडलीय, ठीक है ना, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था प्रारंभ। जैसे होता है ना, ये मंत्रिमंडल है, ये मिनिस्ट्री जो होता है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था प्रारंभ हो गया, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखना, डिपार्टमेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डिपार्टमेंटल, प्रणाली की क्या हो जाएगी, सिस्टम, डिपार्टमेंटल सिस्टम स्टार्ट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किस काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, कौन से भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्त, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत मंत्रिमंडल व्यवस्था भी शुरू हुई, और दोस्त आपके विभागीय प्रणाली भी शुरू हुई। सर तीसरी बात क्या हो रहा, दोस्त तीसरी बात भी जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश, या फिर जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। जो भारत के वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई, अध्यादेश होता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, याद होगा सभी को, कॉन्स्टिट्यूशन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये 3 पॉइंट याद रखना इस इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, कि भारत में मिनिस्ट्री प्रणाली शुरुआत हो गई, भारत में डिपार्टमेंटल प्रणाली की शुरुआत हो गई, एंड पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस बाय वायसराय ऑफ इंडिया, और यू कैन से दैट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टार्टेड। ये 3 पॉइंट याद रखना। कोई एक पॉइंट आपसे पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट क्या होगा, क्वेश्चन सिंपली इतना पूछेगा कि डिपार्टमेंटल सिस्टम किस काउंसिल एक्ट के तहत शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, आप आंसर आसानी से कर देना, ठीक है। 1861 के बाद दोस्त अपना आता है 1892, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब दोस्त निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट, निर्वाचन प्रणाली,
ठीक है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। हिंदी वालों याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत में किस काउंसिल एक्ट के तहत निर्वाचन प्रणाली, मतदान की शुरुआत हो गई, तो दोस्त वो यही है। ठीक है, उसके अलावा दोस्त इस 92 में एक पॉइंट और याद रखना, बजट पर बहस। पहले जो इंग्लैंड वाले बजट पर बहस, डिस्कशन ऑन बजट, बहस करने की छूट, ठीक है ना, बहस करने की छूट, ये 2 पॉइंट मेरी तरफ से याद रखना। आपसे पूछेगा बाय विच इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट टाइम इंडियन गेट्स राइट टू डिस्कस ओवर बजट, फर्स्ट टाइम इंडियन गेट्स राइट टू डिस्कस। जैसे कि इंग्लैंड वाले पहले कह देते थे इस साल भारत को हम 100 रुपया देंगे खर्च चलाने के लिए, तो भारत वालों को बस हाथ जोड़ के सुन लेना पड़ता था, अच्छा माई बाप 100 रुपया दे दीजिए। लेकिन अब भारत के पास यह अधिकार दिया गया, इंग्लैंड वालों ने दिया कि अब आप एक बार वो बजट पे बहस में आप भाग ले सकते हो, लेकिन एक बार बस आप पूछोगे कि बजट इस बार कितने का है, 10 रुपए तो हमें सब्जी के लिए चाहिए, आप तो 8 ही रुपए दिए हो, और आप तो 8 ही रुपए दिए हो, और अगर इंग्लैंड के अधिकारी ने कहा कि चुप रहो 8 ही रुपए मिलेंगे, तो फिर तुम कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अब भारतीय यहां नहीं कह सकता कि सर 8 रुपए में कैसे चलेगा, मतलब मैंने देखो क्लियर क्लियर लिखा है बजट पर बहस करने की छूट, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं, पूरक प्रश्न नहीं। यहां पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा, पूरक प्रश्न पूछने का छूट नहीं। ठीक है, बस सुन लो, एक बार बोलोगे माई बाप कैसे चलेगा, वो बोलेगा चुप, जो चलाना है चलाओ, बकवास मत करो। पूरक प्रश्न पूछने का छूट। क्लियर है दोस्तों, मतलब वही बात हो गई कि एक बार पापा से पूछ तो सकते हो, पापा आज पिक्चर चलेंगे क्या, पापा बोल दिए हाँ चलेंगे। अब तुम दूसरा नहीं पूछ सकते हो कि कौन सी चलेंगे, सीता गीता चलेंगे कि या रैम्बो 2 चलेंगे, बस पापा बोल दिए चलेंगे मतलब चलेंगे, फालतू बकवास नहीं, क्रॉस क्वेश्चन नहीं। मतलब अगर यही वाला रूल सोच लो कि हमारे साथ भी लागू होता तो तुम लोग हमसे कोई क्वेश्चन ही ना पूछ पाते, मैं कहता चुप, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत तुम लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हो, सिर्फ इतना कह सकते हो कि सर वीडियो नहीं चल रहा है, सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, और मैं बोल दूंगा तो मैं क्या करूं, तो फिर तुम लोग को शांत हो जाना पड़ेगा। तो भैया भगवान करें ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का मैं पूरा प्रयोग करूं और पूरा मजा लूं। ठीक है, अच्छा चलो, तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत दोस्त बताएगा? एक बार मैं आपके कमेंट के साइड में आता हूं। टाइमर हटा दीजिए सर, ईयर नहीं दिख रहा। अच्छा हाँ दोस्त, अब देखो यार समझाने में इतना खो जाता हूं मैं ना, दिल वाली बात बताऊं कि मुझे मतलब कोई वो लगता ही नहीं कि टाइमर हो मेरे, उसके लिए परेशान मत हो। आगे बढ़े, एक एक चीज क्लियर हो रहा है ना, लास्ट में हम लोग समराइज भी किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू अंकित। ठीक है, चलो लास्ट में समराइज भी किया जाएगा। तो यहां पे आपको मेरे दोस्त मेरे भाई बस 2 बात याद रखना है, इंडियन काउंसिल एक्ट, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, ठीक है ना, स्टार्टिंग ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, और बजट पे बहस करने की छूट। ठीक है, अगला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको दोस्त हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और दोस्त इससे बस एक बात खूब तगड़े से पूछता है, और वो क्या पूछता है कि प्रथम बात जो पूछता है दोस्त वो मैं सीधे बता दे रहा हूं, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग निर्वाचक मंडल, अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्ट्रोड, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सेपरेट इलेक्ट्रोड, निर्वाचक मंडल और साथ ही साथ क्षेत्र, सेपरेट इलेक्ट्रोड एंड एरिया। सीधे आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड एंड सेपरेट प्रोविंस की व्यवस्था की गई, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत जातिगत चुनाव की शुरुआत हो गई। ठीक है, यही एक पॉइंट इससे पूछता है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा पूछा तो एक आपसे पूछेगा इसी इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत क्या हुआ दोस्तों, जो वायसराय हुआ करते थे भारत के ना, वायसराय जो नियम कानून बनाते थे तो उसमें सिर्फ सब अंग्रेज रहते थे। पहली बार वायसराय की टीम में, टीम वर्ड लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, हिंदी में कहेंगे कार्यकारिणी, वायसराय की टीम में, वायसराय की टीम में भारतीय लोगों को शामिल किया गया। पहले वायसराय किसी भारतीय लोग शामिल, किसी की वो सुनते नहीं थे, वायसराय की अपनी कार्यकारिणी थी, वो जो निर्णय ले ले, लेकिन
इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत दो बड़ी बातें याद रखना, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और क्षेत्र, और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय लोग शामिल। और पहली बार जो शामिल हुए, एक लोग का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एक लोग का नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये एक मेंबर के तौर पे शामिल हुए। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है ना। और दोस्त, दो और मेंबर भी शामिल हुए थे। एक का नाम था केसी गुप्ता जी, एक का नाम था केसी गुप्ता जी, और एक का नाम था सैयद हुसैन। एक व्यक्ति अगर कभी पूछ ही देगा भाई पहली बार कोई भारतीय शामिल हो रहा है तो वो कौन से भारतीय थे, ठीक है ना। तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, और वायसराय की फुल टीम में केसी गुप्ता जी तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी जी, ये नाम है इनकी, इंग्लिश भी यही होगी, ठीक है ना। सैयद हुसैन बिलग्रामी जी, ये दो लोग भी शामिल हुए, ठीक है। 1909 के बाद मेरे भाई आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके तहत सर क्या होगा दोस्त? इसके तहत बाइकैमरल, मतलब कि दोस्त 1919 के, इसको हम लोग और पहले किस नाम से जानते हैं सर? इसी को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। सर मॉन्टेग्यू उस समय भारत का सचिव था, सेक्रेटरी था, और चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। चूंकि इन दोनों ने मिलकर के इस नियम को लाया 1919 ईस्वी में, इसलिए मेरे भाई इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसी रिफॉर्म के जरिए भारत में द्वैत शासन, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, भारत में डायरकी सिस्टम, द्वैत शासन की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई? बस आपको एक लाइन याद रखना है, 1919 में हुई। द स्कीम ऑफ ड्यूअल गवर्नेंस डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट। आपको पता है डायरकी एक किताब का नाम है दोस्त, और इस किताब को लिखने वाले कौन है? लियोनस कार्टियस। ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि डायरकी नाम की किताब वर्ल्ड वाइड किसने लिखा है? याद रखना, लियोनस कार्टियस नाम के व्यक्ति ने डायरकी नाम की किताब लिखी हुई है, ठीक है, डायरकी नाम की किताब लिखी हुई। उसके अलावा दोस्त एक चीज इससे और रेलवे लेवल पे याद रखना, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिला। महिलाओं को क्या मिला? वोटिंग राइट, मतदान का अधिकार। ये रेलवे खूब पूछता है कि बाय विच एक्ट इंडियन वुमेन्स गेट देयर वोटिंग राइट। ये अलग की बात है कि उनको 1919 में अधिकार मिल गया, बट इसका प्रयोग इन लोगों ने सबसे पहली बार 1924 के आसपास किया, ठीक है, 1924 में। ये दो पॉइंट यहां से आपसे पूछेगा। उसके बाद दोस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको दोस्त हम लोग भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट भी कहते हैं। सर क्यों कहते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि दोस्त मैं आपको बताऊं, इसको ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं, इसके जितने भी आर्टिकल हैं, पार्ट हैं, जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान हम लोग को मिला तो वो हूबहू कॉपी कर दिए गए। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पूरे नियम कानून आज के हमारे वर्तमान के संविधान में परिलक्षित होते हैं, दर्शित होते हैं, दिखते हैं। That's why Government of India Act 1935 known as the blueprint of our Indian Constitution. क्लियर है? ब्लूप्रिंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा, और इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद दोस्त 1947 का आता है, जिससे देश आजाद हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके किससे पूछता है? तो दोस्त ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछता है इन्हीं सबसे, पुराने वालों से। इनसे उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है ना, इनसे उतने नहीं। शैलेंद्र प्रकाश, आपने लगभग 200 आर्टिकल जो लिखे हैं ना दोस्त, 200 नहीं है, 315 के आसपास हैं, ठीक है, 350 उसमें टोटल आर्टिकल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिनमें से 315 हूबहू कॉपी कर लिए गए हैं शैलेंद्र, और 15-20 इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, यार थकान हो जाती है ना, आप देखो कि पिछले 1 घंटे से लगातार बोले जा रहे हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा सा दोहरा लिया जाए, एक बार थोड़ा सा दोहरा लिया। एक सेकंड, मेरा थोड़ा एक फोन आ गया, सुन लूं। हाँ सर बता दीजिए। हाँ मैं क्लास में हूं, लेकिन आप बोल लीजिए सर जल्दी से। ओके, मैं इस टॉपिक पे आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं सर। तो ये बात ध्यान रहेगा सभी को।
श्याम सुंदर अब रुको, मैं सारे एक्ट को जा रहा हूं रिवाइज करवाने, ठीक है ना, सारे को रिवाइज करवाने जा रहा हूं, ठीक है, तो परेशान मत हो, मैं सारे रिवाइज करवाऊंगा अभी 1 मिनट में, मुझे मतलब मेन मेन पॉइंट सबके रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सब लगे ही ना कि अरे सर क्या बवाल है। चलो यहीं से शुरुआत कर देते हैं, यहां से शुरुआत कर देते हैं। मैं क्या करने जा रहा हूं कि एक बार आप लोगों को ये लगे कि आज हम लोग पढ़े क्या क्या, जरा सा वो देख लो, पेन कहां गई, यहां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों के मेन मेन पॉइंट, अब रिवीजन चलेगा दोस्त, ठीक है। इसमें दोस्त हम लोगों को यह पढ़ना है कि बंगाल का जो गवर्नर, अब देखो शॉर्टकट में लिखूंगा, अब यहां पे मतलब रिवीजन है 1.5 घंटे पढ़ाने के बाद, बंगाल के गवर्नर को हम लोगों ने अब क्या कहना शुरू कर दिया था, इस एक्ट के तहत हम लोग उसको बंबई का भी गवर्नर जनरल बना दिए थे और उसका चेन्नई का भी गवर्नर जनरल, या मद्रास कह लो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, मद्रास का गवर्नर जनरल बना लिए। इसी के अंतर्गत दोस्त हम लोगों ने कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की थी, याद होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और उसमें एलिजा इम्फे उसके मुख्य जज थे, ठीक है दोस्त। इसी के अंतर्गत हम लोग क्या कर दिए थे, अच्छा ये दो बातें बस, इसमें यही दो बातें याद रखो, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद की शुरुआत हुई थी, ये इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सर इसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ही आया था ना, तो आओ जरा पिट्स इंडिया एक्ट में देखते हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर इनके व्यापारिक अधिकार अलग कर दिए गए थे, व्यापारिक अधिकार और राजनैतिक पॉलिटिकल अधिकार अलग अलग कर दिए गए थे, और इस राजनैतिक या सर युद्ध वगैरह संधि वगैरह के मुद्दों को देखने के लिए इन लोगों ने सर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पोस्ट की शुरुआत की थी, जबकि सर व्यापारिक वाले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोस्ट तो था ही। एक पॉइंट सर हम लोग ये देखे थे, साथ ही साथ सर हम लोग ये भी देखे थे कि इन लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की थी, ये भी देखे थे ना, कोर्ट स्थापित, एक ये भी पॉइंट देखे थे। एक पॉइंट सर हम लोग इस पिट्स इंडिया में और सीखे थे, क्या किए थे कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं अब वो कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, उपहार नहीं ले सकते हैं, ठीक है सर। अब चलो अगले पे चला जाए, 1793 में हम लोग क्या क्या पढ़े सर, एक ही पॉइंट इसमें आपने इंपॉर्टेंट बताया था कि भारतीय राजस्व इंडियन रेवेन्यू से क्या देने जाने की शुरुआत हो गई, वेतन। अगर कभी पूछेगा कि इंग्लैंड के अधिकारियों को वेतन सैलरी इंडियन रेवेन्यू से देने की शुरुआत कब हो गई, तो हम कह देंगे सर चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इससे यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखा भले 36 बात रहे। अब सर 1813 वाले में आपने क्या बताया था, तो सर 1813 वाले में कंपनी का मोनोपोली खत्म हुआ था, लेकिन चीन और चाय के साथ नहीं। सर ईसाई लोग प्रचार करने के लिए आना शुरू कर दिए थे और 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा पे खर्च होना शुरू हो गया था, ये 1813 में हमने पढ़ा था सर। उसके बाद सर 1833 वाले में हम लोग क्या पढ़े थे, सर 1833 वाले में ये जो चीन और चाय दोनों का ही मुद्दा ईस्ट इंडिया कंपनी से खत्म हो गया था कि अब ये कोई बिजनेस ही नहीं करेंगे। उसके अलावा सर इस 1800 आपके कौन सा है 33 वाले में एक बात हम लोगों ने और पढ़ ली थी, वो क्या कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का सर गवर्नर जनरल था, अब उसे हम भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे, यही पढ़े थे ना। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला बन गया था। ये लाइन खूब पूछता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब से कहा गया और पहला कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। अच्छा सर, और 33 में आपने कुछ बताया, हाँ दोस्त बस यही एक बात मेनली बताई थी। उसके बाद सर 1801 आप बताए थे 53, इसमें तो मैंने कहा था कि भैया एक ही बात याद रखना, भारत में प्रतियोगी परीक्षा शुरू, प्रतियोगी परीक्षा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हुआ था इसी एक्ट के तहत, एक बात इसमें ये याद रखना। और एक 12 सदस्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, ठीक है ना, 12 सदस्य का भारत परिषद बना था। चलेगा अगला पॉइंट सर, ये 53 वाला हो गया। सर 58 वाले में क्या था, तो 58 वाले में तो एक ही बात हम लोग पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय क्राउन, और इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और पहला वायसराय सर कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग बना था, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। इसी के तहत दोस्तों मतलब भारत के ऊपर इंग्लैंड का कंट्रोल हो गया। और ये बैच के बारे में मैंने बताया, ये भी रिवीजन कर लो। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत दोस्त यही 3 चीज हुई थी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, डिपार्टमेंटल सिस्टम शुरुआत हुआ था, और ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर मिला था। ये 3 पॉइंट याद रखना।
फिर सर 92 वाले में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, बजट पर बहस करने की छूट दी गई। उसके बाद 1909 वाले में सर जातिगत चीजें हुई, मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक इलेक्ट्रोड सेपरेट कॉलेज का बंदोबस्त किया गया। और 1919 में सर द्वैत शासन की शुरुआत हुई, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1935 वाले को भारतीय संविधान का नीला छाया प्रतीक कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्वाइन आरआरबी एनटीपीसी पावर रिवीजन बैच। इस बैच में दोस्त इसी तरीके से डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आपको इस बैच में पॉलिटी पढ़ाऊंगा। Y182 कोड का प्रयोग करके दोस्त 72% ऑफ है। अभी भी आज इस बैच का पहला डेमो क्लास है दोस्त, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। कल शाम भी हम लोग 7 बजे मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बार फीडबैक जरूर देके जाइएगा, ठीक है ना। शो खत्म होने के बाद आपके सामने फीडबैक का कैप्शन आएगा और उसको दे करके जाइएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पढ़ा के मुझे अच्छा लगा। अभी 1-2 दिन शाम में ही क्लास चलेगी, बाकी फिर उसी सेशन के हिसाब से चलेगी जैसा अच्छा है। सर आप यूट्यूब में कितने बजे क्लास लेते हो, आपके टेलीग्राम ग्रुप क्या है? स्वाति जी, मैं यूट्यूब पे सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे क्लास लेता हूं, ठीक है ना। वंदना कह रही है सर आप जियोग्राफी की भी क्लास लीजिए। अरे ठीक है भाई, अभी एक जगह हिंदी पढ़ा रहा हूं। देखो मानसी, एक बात समझना कि बैच बेटा बाइलिंगुअल है, तो हिंदी इंग्लिश ये कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, ठीक है ना, सभी को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज रिमेंबर दैट मेरे दोस्तों, Y182 कोड का प्रयोग करके 72% ऑफ के साथ इस बैच के साथ जुड़ो जरूर दोस्त। एक बार जुड़ जाओगे ना तो ये 30 दिन आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज के लिए आपने ये जो 400-450 रुपए लगाए हैं उसका वैल्यू कितना है, ठीक है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज यूज माई रेफरल कोड Y182 अड्डा ऐप के ऊपर जाकर, adda247.com के ऊपर जाकर इस 72% ऑफ का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गिव योर फीडबैक।